कह रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं है। तो उनकी दो जहाजें, एक आपकी अब्राहम लिंकन और एक जेराल्ड आर फोर्ड भारत के पास में खड़ी हैं, यानी कि 70 एयरक्राफ्ट लेके, फाइटर प्लेनें लेके खड़े हैं, तो उनको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम सरेंडर कर जाए नहीं, अपने हितों को लेकर के, अगर चुप सवाल रहे, चुप क्यों रहे? हाँ, इसी परिस्थिति में वो कौन सी मजबूरी है जिससे आप अमेरिका के अधीन या उसके सामने आप घुटने टेके हुए? किसानों के हित को अनदेखी किया गया है। आपको क्या लग रहा है, आप जैसे पार्लियामेंट जब जाते हैं, आप अपने सीनियर लीडर से, समकक्ष वालों से जब बात करते होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि भारत कौन से खेमे के साथ है? देखिए, भारत में पूरी तरीके से विदेश नीति आज कंफ्यूज्ड है। उनके बीच युद्ध हो रहा है, आप देख रहे हैं सरकार चुप्पी साधी हुई है, तो आप विपक्ष में हैं, आप भी विपक्ष के सांसदों के साथ बैठते होंगे, तो आप देखते होंगे कि क्या कारण लगता होगा। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि आगे सरकार हर बात पे जो सरकार ढिंढोरा पीटती है, वो इस बार जवाब क्यों नहीं दे रही, चुप क्यों है, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आप 2003 से 7 तक बहुजन समाज पार्टी के विधायक रह चुके हैं। 1996 से 2002 तक आप कांग्रेस पार्टी के विधायक थे। अभी आपने देखा हुआ कि गैस के जो दाम बढ़े थे, उनमें राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सत्ता पक्ष का विरोध किया था। तो सर, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि क्या कारण हो सकता है, क्यों नहीं सरकार जवाब दे रही है? देखिए, पहले मैं आपको बता दूं कि हम इंडिया गठबंधन के हिस्सेदार हैं। हाँ, इसलिए चाहे राहुल गांधी जी हो या तृणमूल कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, जिन सदस्यों के साथ जनहित के मुद्दे यदि आते हैं तो उनके साथ हाँ में हाँ मिलाना, उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके प्रोटेस्ट करना। किसानों का सवाल हो, बेरोजगारी पर छात्रों का सवाल हो, महंगाई का सवाल हो, और तमाम आज जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसे आलू का किसान है, उसकी खरीद नहीं हो रही, और पेट्रोलियम प्रोडक्ट के किल्लत के नाते हमारे तमाम फर्टिलाइजर की जो फैक्ट्रियां हैं, उसका भी संचालन बंद करने का आदेश सरकार ने दिया है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं, और हम लोगों को जनता के द्वारा बहुत सी चीज़ें, सूचनाएं मिल रही हैं। सैकड़ों लोगों का जो है गैस के सिलेंडर के लिए लाइनें लग रही हैं। तो हम उस पर, तो हम इंडिया गठबंधन चुप तो बैठेगा नहीं, सवाल तो पूछेंगे। तो हम जब हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तो हम प्रोटेस्ट करेंगे, और प्रोटेस्ट में एक साथ दिखेंगे, और साथ में हम अपनी आवाज़ को मीडिया के माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। सदन में मेरी बात नहीं सुनी जाएगी तो मीडिया के माध्यम से पहुंचाएंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम सब एक साथ बैठते हैं, और ये इंडिया गठबंधन की मजबूती का एक हिस्सा भी है। सर, आयरिस देना नाम का एक जहाज़ था पानी का, वो भारत में मिलान एक्सरसाइज करने के लिए आया हुआ था विशाखापट्टनम में। यहाँ से जब वापस लौट रहा था तो उसको हिंद महासागर में अमेरिका की पनडुब्बी ने डुबो दिया, मार दिया। वो भारत का मेहमान था सर। बहुत सारे लोगों ने सवाल पूछे, विदेशी मीडिया ने भी सवाल पूछे कि अगर भारत के जल में था और हमारा मेहमान था, तो हमारी जिम्मेदारी तो बनती थी कि हम उसको हिफाजत दें, या अगर उसको डुबोया गया है तो सरकार की तरफ से एक निंदा का मैसेज आना चाहिए था कि हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भारत चुप क्यों है सर? देखिए, इसी मुद्दे पर तो विपक्ष कह रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री कहीं कंप्रोमाइज तो नहीं रहे, क्या हमारी संप्रभुता को अमेरिका जैसे राष्ट्र के सामने गिरवी तो नहीं रख दिया गया है। तो हम जब इस सवाल को सदन में उठाते हैं, आज ही राहुल गांधी जी ने जब माननीय जो है पेट्रोलियम मंत्री जी के सामने ये सवाल उठाया कि गैस के सिलेंडर, आपने बयान दिया था कि गैस 5 दिन पहले आप कहते हैं कि गैस की कमी नहीं है, और उसी बीच में आप 65 रुपया बढ़ा देते हैं घरेलू, वो भी नहीं मिल रहा है, बढ़ा देते हैं। और
सैकड़ों की संख्या में, 500 1000 की संख्या में लोग गैस एजेंसियों में लाइन लगा करके जो है लगाए हुए हैं अपना नंबर आने पर बुकिंग के लिए। बिचौलिए सक्रिय हो गए हैं, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, पूरे समाज में एक भय का वातावरण फैला हुआ है और सरकार चुप है। तो सरकार किसके दबाव में चुप है? सर, इसके जवाब में मैंने बीजेपी के प्रवक्ताओं से बात की तो उनका ये कहना है कि यही विपक्ष कुछ दिन पहले आरोप लगा रहे थे जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, तो सत्ता पर चुप थी, लेकिन विपक्ष ने उस्काया, तब जाके सरकार ने कहा कि अमेरिका का कोई हाथ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कह रहा था कि हमने ये युद्ध रुकवा दिया। भारत सरकार की तरफ से कोई खंडन नहीं हुआ। उसके बाद विपक्ष ने उस्काया तो नरेंद्र मोदी और इनके कैबिनेट के जितने प्रवक्ता हैं, मंत्री हैं, इन्होंने कह दिया कि नहीं, अमेरिका का इसमें कोई वो नहीं है, योगदान नहीं है, और अमेरिका की तरफ से टैरिफ आने शुरू हो गए। उनका तर्क ये था कि अगर भारत को इस बार भी उकसाया जा रहा है तो उनकी 2 जहाज़ें, एक आपकी अब्राहम लिंकन और एक जेराल्ड आर फोर्ड, भारत के पास में खड़ी हैं, यानी कि 70 एयरक्राफ्ट लेके, फाइटर प्लेनें लेके खड़े हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सत्ता पार्टी के जो सत्ता पक्ष के प्रवक्ता हैं उनका तर्क है कि वो जो ईरान की तरफ हमले कर रहे हैं वो कहीं मोड़ दे भारत की तरफ तो और लेने के देने हो जाएंगे। पिछले बार हम टैरिफ में वो है, तो आप इसको कैसे समझते हैं, क्या देखते हैं? तो क्या हम सरेंडर कर जाएं अमेरिका या के चुप सामने? रहने में अगर भलाई है, हम सरेंडर कर जाएं नहीं, अपने हितों को लेकर के? अगर चुप सवाल हाँ, चुप क्यों रहे? हाँ, हमारी एक प्रभुता है, हाँ, हमारी एक नीति है, और उस समय अमेरिका को जवाब जो है श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने दिया था कि जब अमेरिका का बेड़ा पाकिस्तान के समर्थन में वहां से चल चुका था और लगातार उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति संपर्क में थे और कहा कि आप इस युद्ध को रोक दीजिए, लेकिन उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री ने युद्ध नहीं रोका और पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। और आपको याद होगा कि कई हजार लाखों की संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों ने अपने हथियार रख करके भारत के सामने सरेंडर किया था। हम वो देश रहे हैं, हम वो देश रहे हैं कि हम लोगों ने किसी भी स्थिति में किसी भी देश की जो है मध्यस्थता को कभी स्वीकार नहीं किया। और आज क्या हो गया है कि जब भारत सरकार ये दावा करती है कि हम 4थे नंबर के इकोनॉमिक सेक्टर में मजबूती में भारत है, हम सामरिक शक्ति में 4थे नंबर पे हैं, हम जो है किसी भी तरीके से माने किसी देश से कम नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में वो कौन सी मजबूरी है जिससे आप अमेरिका के अधीन या उसके सामने आप घुटने टेके हुए हैं? अमेरिका हमें डिक्टेट कर रहा है, वो पूरी दुनिया को कर रहा है। पूरे दुनिया में अभी इस समय माहौल बना रखा है जिस तरीके से तानाशाही चल रही है। दुनिया में भारत का जो है कि महत्व अलग है। क्या पहले भारत में दुनिया में भारत नहीं था? बिल्कुल था पहले। और भारत ने किसी की मध्यस्थता और किसी के आदेश को नहीं माना। और आज क्या है कि जब हम 140 करोड़ के देश हैं, हमारी खुद ताकतवर हैं, तो अमेरिका कैसे कह सकता है कि हम 30 दिन तक हम जो है कि केवल तेल रूस से लें या यहाँ से न खरीदें या इनको सप्लाई दें, इनको न दें। और जो ट्रेड डील उसने किया है, जिस पर किसानों के हित को अनदेखी किया गया है, और किस तरीके से उसने अपने आदेश में, एग्जीक्यूटिव आदेश में कहा कि करीब 45 लाख करोड़ 5 साल में रुपए का 500 बिलियन डॉलर पर ईयर 5 सालों के अंदर जो है कि खरीद की गारंटी जो है कि भारत दे रहा है, और कृषि उपज की। और भारत के जो पीयूष गोयल जी हैं और हमारे
प्रोडक्ट की गारंटी नहीं है। तो जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो समझ नहीं पा रही है। एक तरफ विपक्ष कह रहा है कि 500 बिलियन डॉलर वाली जो ट्रेड डील है वो भारत के नुकसान के लिए है। दूसरी तरफ जो पक्ष वाले लोग हैं वो बड़ा सा माला पहन के और तालियां बजवा रहे हैं। तो आम लोग तो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये सही है कि भाई सवाल ये है कि आईना कौन है? हाँ, सरकार काम करती है, हम उसके कार्यक्रम पे, उसके किए गए कार्यों का पर सवाल उठाते हैं। हाँ, मीडिया उसको जनता तक पहुंचाती है। दुर्भाग्य है कि मीडिया आज के डेट में वो काम नहीं कर रही। वो जो सत्ता पक्ष चाहता है वही मीडिया जो है वो उसको दिखाती है। तो वो जो मीडिया दिखा रही है, आज भी मीडिया के ऊपर भारत के जनता का भरोसा है और वो उसको सच मान लेती है। लेकिन वो असलियत सच क्या है, जब तक जनता तक नहीं जाएगी तो जनता कैसे निर्णय लेगी कि जो है ये सरकार जनहित में काम कर रही है या देश के विरोध में काम कर रही है। आप सवाल ये उठता है कि अमेरिका ने, वहां की जुडिशरी ने यहाँ के एक बड़े उद्योगपति अनिल अंबानी नहीं, वो अडानी के खिलाफ जो है अभियोग पंजीकृत कर लिया। वारंट उसके ऊपर है और कभी भी देश से बाहर अगर अडानी जाएंगे तो कहीं से भी वो गिरफ्तार कर लिए जा सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में क्या भारत की सरकार उनको बचाना चाहती है, प्रधानमंत्री बचाना चाहते हैं? क्योंकि जहां तक सुना गया है कि भारतीय जनता पार्टी की पूरी पूंजी अडानी के साथ जुड़ी हुई है, उनके शेयर में लगी हुई है, उनके कारोबार में लगी हुई है। तो वो देश की कीमत पर अपने दोस्त को बचाना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले यूएसए के जो विदेश मंत्री थे, उनका एक बयान आता है कि आज की रात ईरान में ऐसे बम बरसाए जाएंगे जो कि सबसे बड़ी बमबारी होगी। और ईरान के अंदर बम बरसाया अमेरिका ने, वहां के ऑयल रिफाइनरियों को आग लगा दी, जला दिया। और कल डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालते हैं कि अमेरिकी इतिहास में 300 बिलियन डॉलर की 50 सालों के अंदर एक रिफाइनरी ओपन करने जा रहे हैं टेक्सास शहर में। मैक्सिको के जस्ट ऊपर एक टेक्सास शहर है। उस पे मैंने लोगों को समझाया तो और उनमें भारत की रिलायंस कंपनी के भी शेयर हैं। हाँ। तो विपक्ष को क्या लग रहा है कि सर क्या अडानी अंबानी के दबाव में है सरकार क्या? निश्चित रूप से ये उन्हीं की सरकार ही है। हाँ। अडानी अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों की ही सरकार है। नरेंद्र मोदी तो मुखौटा है इसमें और उन्हीं के इशारे पे पॉलिसी बनती है, उन्हीं के इशारे पर सारे नियम बनाए जाते हैं, उन्हीं के इशारे पर सरकार जो है कि विदेशों से रिश्ते बनाती है। जब हमारे प्रधानमंत्री जी विदेश जाते हैं तो पीछे उनके साथ अगर कोई जाता है तो यही उद्योगपति जाते हैं। अब बांग्लादेश में बिजली की सप्लाई कौन कर रहा था? तमाम ऐसे देश है जहां पर राफेल का जो सौदा हुआ है। हाँ। इस राफेल के सौदे में जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात आई है, मेंटेनेंस की बात आई है, वो किसके हुआ है? इन्हीं उद्योगपतियों के को टेक्नोलॉजी। जबकि हमारे यहाँ जो HAL है और दुनिया भर के तमाम ऐसे PSUs हैं जिनके पास सारे इक्विपमेंट्स मौजूद हैं और उनसे आपने नहीं किया। क्योंकि कांग्रेस के समय जब यूपीए की सरकार थी तो उसने 136 राफेल की खरीद की सौदा किया था और उस 136 राफेल के डील को इन लोगों ने जो है कि कैंसिल कर दिया। तो क्यों कैंसिल किया? इसलिए कैंसिल किया कि उसके मेंटेनेंस और उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का जो एग्रीमेंट था वो HAL के साथ था, इनके मित्र अडानी या अंबानी के साथ नहीं था या अनिल अंबानी के साथ नहीं था। तो इसलिए उसको कैंसिल कराया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं तो कमेटी में हूँ, मैं जानता हूँ कि ये जो राफेल है, ये जो फ्रांस से सौदा हुआ है, वो सौदा अभी हुआ है और 5 साल बाद इसकी डिलीवरी होगी भारत में।
हमारा MiG-21 रिटायर हो चुका है। MiG-29 का जो स्क्वाड्रन है वो रिटायरमेंट के कगार पे है। अभी तक 3 ठो इंजन नहीं जो है कि अमेरिका दे सका कि उस पर वो रिसर्च करके हमारे यहाँ उसको डेवलप किया जा सके। तो ये स्थिति में हम सौदा कर रहे हैं। वो तो हम क्या समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सरकार चल रही है और किस तरीके से भारत की संप्रभुता और भारत की एकता अखंडता, भारत की जो सार्वभौमिकता है वो कैसे हम बचा पाएंगे। सर अभी एक नंबर से मेरे पास कि हमारे पास 36 रफेल हैं, ठीक है, हमारी वायुसेना की बहुत बड़ी ताकत है। अगर वो 36 रफेल और अमेरिकी जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जो भारत के पास में खड़े हैं भूमध्य सागर में, एक 70 उस जनरेशन से बेहतर एयरक्राफ्ट लेकर के, फाइटर प्लेन लेके खड़ा है। अगर कहीं भारत की तरफ से कुछ भी बयानबाजी हो जाती है तो अगर अमेरिका से युद्ध के लिए क्या भारत अभी सक्षम है? क्या भारत उस तरीके से तैयार है? अच्छा ये बताइए कि जब ईरान जैसा छोटा सा देश उनसे 10 साल तक लड़ने के लिए तैयार है तो ये देश हमारे के लोगों में क्या हिंदुस्तानी खून नहीं है कि हम अपने स्वाभिमान, अपने सम्मान, अपनी संप्रभुता के लिए अमेरिका से लड़ सकें? आखिर हमारी अमेरिका से क्या दुश्मनी है? वो क्यों हम पर वार करेगा? क्योंकि हमारी नीति ऐसी थी कि हम न अमेरिका से दोस्ती थी न रूस से दुश्मनी थी। हमारा जो हमारी जो विदेश पॉलिसी थी, हाँ, उस विदेश पॉलिसी से हम किसी के साथ नहीं थे। हाँ, हम गुट निरपेक्ष थे, हम एकदम गुट निरपेक्ष थे। हाँ, और इस हमारी गुट निरपेक्ष नीति के कारण हाँ, सारे देश हमसे बात करते थे। हाँ, सारे देशों की कठिनाइयों में जब कभी तनाव होता तो हमारे ही देश के प्रधानमंत्री जाकर के समझौता कराते थे, क्योंकि भारत का कोई इंटरेस्ट नहीं रहता था उसमें। और जब हम एक पार्टी बन जाएंगे और पार्टी बनने के बाद तो हम किसी से समझौता करा नहीं सकते। तो आज जो भारत की भूमिका नरेंद्र मोदी जी के समय निर्धारित है, हाँ, वो भूमिका ये हो गई कि हम एक पक्ष पे हैं और उस पक्ष को भी हम खोल नहीं रहे हैं, अपने को ओपन नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लग रहा है, आप जैसे पार्लियामेंट जब जाते हैं, आप अपने सीनियर लीडर से, समकक्ष वालों से जब बात करते होंगे, तो आपको क्या लग रहा है कि भारत कौन से खेमे के साथ है? देखिए, भारत में पूरी तरीके से विदेश नीति आज कंफ्यूज्ड है। अच्छा, इस तरफ कुआं है और इस तरफ खाई है। हाँ, हम अमेरिका के साथ खुल करके सामने आते हैं तो अमेरिका जैसा राष्ट्र जो कभी भी किसी के साथ खरा नहीं उतरा है संबंधों को लेकर, वो भारत के साथ क्या संबंध निभाएगा? तो ऐसी स्थिति में यदि वो विपक्ष के साथ जाते हैं तो अमेरिका में ऐसी नस दबी है भारत के प्रधानमंत्री की। कौन सी वाली नस है? ये एप्स्टीन जो मामला है, हाँ, इसमें हमारे प्रधानमंत्री से लेकर के हमारे जो हरदीप पुरी जो हमारे हाँ, पेट्रोलियम मंत्री हैं, हाँ, और अनिल अंबानी जैसा उद्योगपति हाँ, के नाम हाँ, सामने आ रहे हैं। तो ये जो नस है, कमजोर नस, इसके कारण जो है कि देश को झुकना पड़ रहा है, और जो देश के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। शायद देश के नागरिकों ने इस तरीके की परिस्थिति और स्थिति की कल्पना नहीं की थी, क्योंकि जब 2013 के बाद 14 में आए थे तो इनका नारा था कि देश नहीं बिकने दूंगा, देश की सारी पूंजी और सारे जो बड़े बड़े PSUs हैं सब इन्होंने भेज दिया, 15 लाख सबके खाते में आ जाएंगे, देश के एक एक व्यक्ति को आपने कर्जदार बना दिया, और देश की संप्रभुता इस तरीके से गिरवी रख दी कि हर आदमी अब चिंतित है, हर नौजवान चिंतित है कि आगे भविष्य में देश का क्या होगा। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो वर्तमान सरकार है, हाँ, ये सरकार खुद कंफ्यूज्ड है कि हम किस स्थिति में
है और देश को किस रास्ते से हम निकालें, इससे ज़्यादा हमको कुछ नहीं दिख। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो जनता को के नीचे तक जा ही नहीं पाती। जनता एक नॉर्मल इंसान होते हैं, कम, कुछ उसमें से बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी हैं। उनको लगता है कि हमने यहाँ की रिजीम चेंज कर दी, यानी कि यहाँ पे जो गद्दी पे बैठे हुए थे उनको अगर बदला है तो एक उम्मीद थी। तो उसी उम्मीदों को लेकर के मैंने सर से सवाल पूछे हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखिएगा। जय हिंद।